हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका। इसमें 4 पोर्शन में ये किताब आपकी बटी हुई है, सामाजिक विज्ञान वाली, जिसमें 3 चैप्टर शुरुआत के ज्योग्राफी के थे जो हमारे यश दीक्षित सर ने कवर करा दिए हैं। हमने एक चैप्टर कवर करा दिया है जो पिछला वाला था, हमारे इतिहास की जो समय रेखा थी या टाइमलाइन वाला चैप्टर था, वो हमने कवर करा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत के जो विभिन्न प्रकार के नाम हैं, ये नाम कैसे पड़े। भारत के अलग अलग नामों से भारत को जाना जाता है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और इसके साथ और भी नाम है, आर्यवर्त नाम है। तो ये सारे नाम भारत के कैसे पड़े, इसके परिप्रेक्ष्य में ये चैप्टर है आपका। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या कुछ इस चैप्टर में आपका बताया गया है। ये सारी बातें बहुत अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए, देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत का जो नाम है, भारत का जो इतिहास है, उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है। इसमें सबसे पहले श्री अरविंद जी का एक स्टेटमेंट इन्होंने लिया है, जिसको पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं। इनका जो एक कोटेशन है उसके आधार पर हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। हाँ बिल्कुल, आध्यात्म शुरुआत से ही भारत में रहा है और संस्कृति भी, मतलब कल्चर भी बहुत ज्यादा एक रहा है शुरुआत में, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता के जीवनधार का अभिन्न अंग बन गई थी। मतलब यहाँ पर शुरुआत में अरविंद जी कहना चाहते हैं कि जो भारत की आध्यात्मिकता है और जो संस्कृति है, ये एकता स्थापित हो गई थी। इसके आध्यात्म और संस्कृति की क्या हो गई थी, एकता एक तरीके से बन के सामने आई थी बहुत पुराने समय में। ठीक है, ये मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से ही ये अध्यात्म की एकता और इस सब की चीजें जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ये बात सर अरविंद जी बता रहे हैं, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे इस एनसीईआरटी में एक नीचे फिगर दिया गया है, हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के थ्रू ही चलेंगे जैसा वहां पे दिया गया है। ये चित्र आप देखिए जरा, ये आपका सांची के स्तूप से लिया हुआ चित्र है। सांची के स्तूप का जो एक कोई गेट है उससे लिया हुआ है। अभी इसमें निश्चय ही इसकी सूचना होगी कि हमने कहां से लिया है। हाँ, तो ये 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत में दर्शाया एक दृश्य है। जी हाँ, जो महान सांची के स्तूप के उत्तरी द्वार से लिया गया है। ठीक है, उत्तरी द्वार से ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जरा 2 क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि 2 क्वेश्चनों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम इसको शुरू करेंगे। पहला प्रश्न कह रहे हैं, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि भारत का जो एरिया है, जो भारत का क्षेत्र है, वो कहां पर स्थित है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारत कहां पर स्थित है, यह बात हम कैसे बता सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। उसके साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, हो जाता है। तो हमें यह भी आज समझना होगा। ठीक है, हमें आज ये भी देखना होगा, समझना होगा। यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने एक मैप दिया है, बहुत अच्छा मैप है ये, भारत का वैसे ज्योग्राफिकल मैप है, मतलब भौगोलिक नक्शा है ये भारत का। लेकिन यहाँ पे समझने योग्य जो बातें हैं उनको हम समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लिया है इसका, ताकि ये दिखाई पड़े। ये आपको यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत दिखाई दे रहा है। भारत के कश्मीर के ऊपर क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत एक तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले छोर से है, और इधर आपको ये हिमालय वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये हिमालय वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हिमालय का क्षेत्र है, इसके नीचे सिंधु नदी, ये झेलम नदी, ये सब। तो यहां से जो हिंदुकुश पर्वत है, उनका मुख्य उद्देश्य है हिंदू कुश पर्वत को हिंदू और हिंदुओं के संबंध में कुछ ऐसे दिखाने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस चित्र का यूज किया है यार, उपयोग किया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने इस चित्र का यूज किया है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। अभी तक ये भारत के नक्शे के बारे में आप लोग उम्मीद है परिचित ही होंगे भारत से। आइए हम लोग शुरुआत करें अब कि आखिरकार एनसीईआरटी की जो किताब है वो कहना क्या चाहती है।
आज भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं हैं। मतलब अब भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी सीमाएं परिभाषित हैं। मतलब हम कहेंगे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत वाला क्षेत्र है, चीन वाला क्षेत्र है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उधर नेपाल है, इधर भूटान है, कहाँ म्यांमार है, कहाँ पर बांग्लादेश की सीमा है, कहाँ श्रीलंका है। मतलब हम भारत को एक तरीके से अब परिभाषित कर सकते हैं आधुनिक स्वरूप के तौर पर। हम बता सकते हैं यार, हम बता सकते हैं कि भारत के जो स्वरूप हैं वो कहाँ कहाँ तक भारत की सीमाएं हैं। मतलब हम बता सकते हैं ऊपर कितना है, यहाँ तक आप कहाँ जाएंगे, इधर कितना जाएंगे, इधर कितना जाएंगे। लेकिन भारत का जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं वो हमेशा से इस स्वरूप में नहीं रहा है। भारत पहले और वृहद हुआ करता था, भारत पहले और बड़ा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र अपने पास रखता था। ये बात बताओ जरा, ये बात तो हमें सबको पता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान जैसे हो गया या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी कहीं ना कहीं भारत में ही जुड़े हुए थे और 1947 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के तौर पर ये पहले अलग हुए, तो ये भारत के ही मतलब अंग रहे हैं। तो यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो इस तरीके से हमेशा से नहीं रहा है। भारत पहले अलग था। मतलब अब क्या है, राज्य और ज्ञात जनसंख्या है भारत की। राज्य भी ज्ञात है, जनसंख्या भी ज्ञात है। लेकिन हालांकि यह 500 या 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। अगर आज से 500 साल पहले की बात करें तब भी बहुत अलग था, फिर 2000 साल पहले की बात करें तब भी बहुत अलग था, और अगर 5000 साल पहले की बात करें तो यह भारत का स्वरूप बहुत बहुत अलग था। इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल ये भी सही बात है। विश्व में इस भाग को प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं भाई, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसमें ये अब का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, इधर ये भी शामिल किया जाता है। जैसे हम भारत का मैप बनाने की कोशिश करें अगर ऐसे तो यहाँ से ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ बनेगा, फिर ऐसे ये नीचे थोड़ा सा ज्यादा ही बिगड़ गया, थोड़ा नहीं बिगड़ा, मतलब इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो लेकिन भारत में जो भारत का जो मैप है, इसमें जो ये इधर पाकिस्तान वाला पोर्शन है, इधर जो ये नेपाल है या इधर बांग्लादेश है, ये सारे पोर्शन पहले क्या थे, एक थे। ये अभी से कुछ पहले की बात है। इसको हम सामूहिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कह रहे हैं, सामूहिक रूप से। लेकिन कुछ भारतीय वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक ऐसे हैं, भूगोलवेत्ता ऐसे हैं जो इसको बांटने की चाल मानते थे अंग्रेजों की या पश्चिमी लोगों की। वो लोग मानते थे कि इसको भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कह रहे हैं ताकि इसका विखंडन किया जा सके, इसका खंड किया जा सके, और वो लास्ट में 1947 में ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कह रहे थे। अगर हम जो भारत का जो पहले का जो मानचित्र हम देखें, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास के जो देश हैं उनको हम भारत में ही मानते हैं और रहे हैं पहले भारत में ही, तो उनको अगर हम जोड़ लें तब भी भारत का क्षेत्रफल रूस जैसे देश, कनाडा जैसे देश, अन्य भारत से बड़े देश, चीन जैसे देश, इन देशों की अपेक्षा भारत का क्षेत्रफल तब भी बहुत कम ही रहता, छोटा ही रहता। लेकिन आखिरकार रूस जैसे देश को कभी उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और भारत को ही उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया? तो भारत के ही कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो इस बात की जो है क्या करते हैं, इस बात की जो है विरोध करते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप नहीं कहना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, बांटने के लिए भारत को ऐसा कर रहे हैं। जबकि कुछ भूगोलवेत्ता इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत गौरवपूर्ण बात है, ये भारत को उपमहाद्वीप जैसी संज्ञा दी जा रही है और किसी भी देश को ऐसा नहीं दिया गया है ना। तो ये अपने अपने मत हैं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के। तो इसके लिए भिन्न भिन्न नाम रहे हैं, सीमाएं बदलती रही हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो बदलती रही हैं, अतीत में अलग अलग नाम रहे हैं और विकास का एक अपना ही दौर रहा है भारत का। ठीक है भाई। इतिहास के क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशियों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नाम से बुलाया गया। मतलब कुछ लोग भारत में ही रह रहे थे, कुछ लोग निवासी थे तो भारत के थे, वो अलग नाम से, और विदेशी आए तो उन्होंने अपना अलग ही नाम लिया, अलग ही नाम दिया। अब यहां से जो पहला वो आता है, अपना पहली हेडिंग है जो एनसीईआरटी में,
वहां पे कह रहा है भारत ने भारत नाम कैसे दिया, भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया यार, मतलब भारतीय इसको भारतीय नाम क्यों दे रहे थे, क्या है बात। ये आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्रफल है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में आप लोग शायद जानते हो, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हैं भारत में, बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है ये। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और यह कहीं से कहां तक किसी भी तरीके से धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें जो है पूरी की पूरी चीजें यज्ञ आदि के कुछ कर्मकांड से रिलेटेड हैं। उसके बाद यह उस समय की व्यवस्थाओं को बताता है कि किस तरीके से जो मानव को अपने जीवन में कार्य क्या करने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से यह वेद आपको सामने मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद एक सेकेंड, ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है और हम अध्याय 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितना पुराना है, क्या कुछ बातें हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि सैंधव शब्द से आया है। इसका आशय है सामान्यतः सिंधु नदी से, मतलब जब हम अब अगर देखें सिंधु नदी को तो अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान तक बह के जा रही है, लेकिन पहले पाकिस्तान भारत में ही होता था, इसलिए यह सप्त सैंधव प्रदेश की बात ऋग्वेद में यहाँ पर की गई है। सप्त सैंधव प्रदेश की बात भाई ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ नक्शे में आप देख सकते हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सरस्वती है, ब्यास नदी है, ये सारे सप्त सैंधव के प्रदेश की बात कर रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी सामने आए, जैसे महाभारत के विषय में आप लोग शायद जानते होंगे। तो महाभारत के विषय में आप लोग जानते होंगे, महाभारत भारत का प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक रहा है। इसमें क्या रोचक आपको मिलेगा, इसमें सूचीबद्ध किया, इसमें कश्मीर, आज का कश्मीर जो है, कुरुक्षेत्र जो आज का हरियाणा वाला क्षेत्र है, बंग जिसे बंगाल कहेंगे, प्रागज्योतिष जिसे कुछ समय कुछ कुछ असम का भाग है, कच्छ, कच्छ आज भी है, आज का कच्छ गुजरात वाला, केरल आज का केरल है। इन सब क्षेत्रों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है महाभारत में। कहां पर सर ये मिलता है, ये महाभारत में इन सब क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ये महाभारत से यहाँ पे बताया गया है बात। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यार। एनसीईआरटी और क्या समझा रही है, वास्तव में हमें कब समूचे भारत का उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला, चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तिथि निर्धारित नहीं है। मतलब जो अभी हमने पहले चैप्टर में जिसकी बात करी थी कि टाइम लाइन होनी चाहिए कि यहाँ पर ये समय सीमा है, ये एक समय है, एक ये समय है। जैसे मान लो इस समय क्या हुआ, आदमी ने क्या किया, आदमी ने थोड़ा सा अपना विकास कर लिया, आग की खोज कर ली, यहाँ पर आदमी विकसित हो गया, तो ये एक टाइम लाइन के थ्रू होना चाहिए। लेकिन भारतीय जो ग्रंथ है उनमें टाइम नहीं दिया गया है, तिथि निर्धारित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा कि भारत का नाम कब पड़ गया भारत। महाभारत में भारत वर्ष या जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत को जम्बू द्वीप कह रहे थे ये लोग। विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि संवत्सर पूर्व ही की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। मतलब अगर आप देखें तो लगभग ये शुरुआत की जो ईस्वी है उससे पूर्व ही इसका क्या हो गया था, लिखना इसको प्रारंभ कर दिया गया था, है ना। पहला शब्द महाभारत स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होता है। उस ग्रंथ को अगणित नदियों और लोगों के नाम से सम्मिलित है। भारत वर्ष से आशय है भरत के देश से है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। भारत वर्ष से आशय भरत के देश से है, मतलब भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। वहां इसका अभिप्राय लोगों के प्रमुख वैदिक समूह से है। मतलब ऋग्वेद में भरत वैदिक समूह की बात करेंगे, बाद में साहित्य में महाराजाओं के लिए भरत का उल्लेख मिलता है। अब मैं जरा सा इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं अपने शब्दों में। यार जो भारत नाम पढ़ा ना, जो भारत का नाम भारत आप पढ़ते हैं, ये भारत भरत के नाम से प्रेरित माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर है।
ये कहते हैं लोग कि ये भरत के नाम से पड़ा। अब भारत में भरत हुए हैं काफी सारे। एक तो जड़ भरत जी हुए हैं, राजा रहे ये जड़ भरत, जड़ भरत। एक राम जी के भाई हुए हैं भरत, राम जी के भाई, 4 भाइयों में से एक थे भरत, ये है। और यहाँ पे ये दो इसके हो सकते हैं, या फिर तीसरा ऋग्वेद में जो वैदिक समूह होता था उसको भी भरत कहते थे, तो हो सकता है कि ये वाली बात सही हो। अब ये 3-4 बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब दूसरे शब्दों में जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से भी हो सकता है कि जामुन के फल बहुत होते होंगे। यह वास्तव में भारत जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जो जामुन के वृक्ष से, हाँ बिल्कुल, जम्बू द्वीप उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। वास्तव में संबंध में भारतीय सम्राट बहुत अच्छा संकेत मिलता है, उनका नाम है अशोक, जिनके विषय में बाद में जानेंगे। अभी के लिए उनकी तिथियों को 250 संवत्सर मान सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। ठीक है भैया, शिलालेख हो गया, जम्बूद्वीप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित है, हाँ ठीक। अब ये कह रहे हैं, इतनी बात अगर मैं समराइज कर दूं, क्योंकि सब कुछ पढ़ूंगा देर लगेगी, इतनी बात अगर मैं समराइज कर दूं तो इतनी बात का जो समरी होगा वो इतनी रहेगी कि यार जो ये जम्बू द्वीप की भारत के महाभारत में जो बात कर रहे हैं जम्बू द्वीप की, तो जम्बू द्वीप में यहाँ पे देखिएगा, जम्बू द्वीप में आज का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है, इन तीनों को भी क्या करते हैं हम लोग, समाहित कर लेते हैं। इन तीनों को भी हम जोड़ के कहेंगे जम्बू द्वीप। ये नहीं कि केवल आज का भारत, ये तो 1947 के बाद कट बट गया, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक और बार फिजिकल ज्योग्राफी का एक मैप है, महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों के मानचित्र पे आप देख सकते हैं। अब इसमें जरा सा समझिएगा, महाभारत में जो नाम दिए गए हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, ठीक। पहले देखो यहाँ पे कैकेयी एक शब्द महाभारत में बहुत मिलेगा, यहाँ पे सौवरी एक शब्द मिलेगा, गांधार, गांधार ये जब आप भारत का वो पढ़ते हैं, मतलब भारत में महाजनपद काल, उसमें गांधार भी हुआ करता था। कंबोज, कंबोज भी महाभारत से ही संबंधित है। पांचाल, जहाँ की पांचाली थी, आपने महाभारत में सुना होगा। सूरसेन ये भी एक वो हुआ करता था महाजनपद काल के समय में। और अम्बस्ट इधर सौराष्ट्र, इसे अब सौराष्ट्र कहेंगे। विदर्भ, विदर्भ प्रदेश, ठीक है। चेदी ये भी रहा। काशी आज भी जानते हैं हम लोग। कौशल, ठीक है। मगध, मगध बहुत ही समृद्ध था, इंपॉर्टेंट है ये मगध जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मगध ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, सबसे ज्यादा प्रभावशाली हम कह सकते हैं इसे मगध था, ठीक है। यहाँ इस समय में पटना की भी बात आती है, दक्षिण कौशल यहाँ था और ये उत्तरी कौशल था, ठीक है। यहाँ पटना जो है उसको अब हम लोग पटना कहते हैं, उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये भी एक उस समय के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम इसे पढ़ते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रक्ष ही दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, मतलब वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिम आच्छादित पर्वत के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको मिल जाता है, नोट्स के तौर पर आप समाहित कर सकते हैं कि विष्णु महापुराण में दिया गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिम आद्रेश्चैः दक्षिणम और वर्षम तत् भारतम नाम, वो जो देश है वो भारत के नाम से जाना जाएगा। मतलब बाद के कुछ वर्षों में जब विष्णु पुराण लिखा गया तो उसको भारत नाम से ही संबोधित किया जा रहा है। यह नाम भारत आज भी प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल। भारत के समान नाम भारत लिखे जाने में दक्षिण भारत में प्रायः भारतम लिखते हैं, मतलब संस्कृत में एक तरीके से भारतम उसे लिखा जाता है, हम लोग इसे भारत लिखते हैं। यह जानना रोचक है कि भारत देश के विभिन्न भागों के नाम समान परिभाषा को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्रचलित नाम तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक
पूर्व के महासागर से पश्चिम में महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को जब आप पहचान सकते हैं तो केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। अब ये हमारी बात थोड़ी सी समझिए, ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है समराइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जब आप बात करें, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण वाला क्षेत्र है, इधर अरब बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर वाला क्षेत्र है, और अभी की बात है ये। इससे पहले तो ये और भी अधिक था, बड़ा था। तो जब अगर आप देखें तो भारत में प्राचीन समय में भी जो नाम आपको दक्षिण में यहाँ मिल गया, यहाँ पे मान के चले इसको हमने कह दिया एन, तो ये भाई साहब एन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब समस्त भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो जाता था, उसका विस्तार हो जाता था। समस्त भौगोलिक क्षेत्र के लोग उस बात को समझ लेते थे। जबकि ये कब की बात कर रहा है, 2000 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 200 नहीं, 2000 वर्ष पहले भी ऐसा संभव हो पाता था, है ना। चलिए भैया, अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य एक तथ्य दिया गया है कि भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का यूज किया गया है। हाँ, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत। संविधान में हिंदी अनुवाद में भी भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल, ये नाम दोनों नाम यूज करे गए हैं, दोनों नाम ही यूज करे गए हैं। संविधान किसी देश की आधारभूत, हाँ इधर संविधान की परिभाषा दी हुई है कॉर्नर में, जो नहीं जानते भैया पढ़ लेना। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार विदेशियों ने इंडिया नाम इसका कैसे रख दिया। ठीक है, तो विदेशियों ने, एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लूं कि वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यार विदेशियों में सर्वप्रथम ईरानी यानी कि फारस, विदेशियों में सर्वप्रथम ईरानी यानी कि फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। मतलब जो विदेशियों में जो फारस या ईरान के लोग आए थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे भारत का शब्द का उल्लेख किया हुआ है। 6वीं शताब्दी संवत्सर पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता है, पर नियंत्रण कर लिया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं था कि अपने प्रारंभिक लेखों और अभिलेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। मतलब यार ये समझो इसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप में बना रहा हूँ, मैप में वैसे अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ इस पे थोड़ा सा, लेकिन अंदाज एक लगेगा मोटा मोटी। ये वाला क्षेत्र है ऐसे, ये गुजरात वाला क्षेत्र बन गया, ये नीचे तटवर्ती क्षेत्र, ऐसे कर लो। अब यहाँ से ईरान है कहाँ सर, यहाँ इस तरफ है। अब यहाँ से ये सिंधु नदी यहाँ से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गई है, ऐसे है ना। तो यहाँ से इस क्षेत्र से क्या हो रहा है, इस क्षेत्र से लोग भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, सैन्य अभियान कर रहे हैं। तो जब ये इस क्षेत्र से भारत की ओर आए तो यहाँ इन्हें सबसे पहले इनसे परिचय इनका किससे हुआ, ये है सिंधु नदी। किससे परिचय हुआ, सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी से जब इनका परिचय हुआ तो इन्होंने सिंधु नदी को सुना, सिंधु समझे। अच्छा, ये सा को हा में उच्चारित करते हैं, सा शब्द को हा से उच्चारण करते हैं। ये देखियो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। हाँ, हिंदू को इसी इन्हें फारसी स्रोत आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडी के नाम से, अच्छा ये बाद में है, ये बाद की बात है। तो यहाँ पे सिंधु नदी का इनसे पहले परिचय हुआ तो इन्होंने सिंधु नदी कहा होगा इसको, है, और सिंधु के साथ साथ हो सकता है सिंध कहा हो या अलग अलग नाम दिए हों। और यहाँ पर जो शिलालेख और फारसियों ने भारत को हिंदू और या हिंद या हिंदू की संज्ञा दी है। मतलब यहाँ से इन्होंने सिंधु नदी देखी तो इन्होंने सोचा कि इसके इधर जो लोग रह रहे हैं इनको हम लोग क्यों ना हिंदू कहना शुरू कर दें, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु इस नदी को, इधर वालों को हिंदू कहा। या हिंदू पहले से थे या नहीं थे, ये इस बात के लिए कोई डिबेट नहीं मैं करना चाहता, ठीक है। जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था,
ध्यान रखना है कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यह यहाँ इसे धर्म से संदर्भित नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म की बात हो रही है यार, किताबों में तो हिंदू धर्म को लगा दिया गया है, नहीं, ये हिंदुओं की कोई धर्म की बात नहीं है, ये पूरे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है ये। सिंधु को इन्होंने हिंदू कहना शुरू कर हिंदू के इन्होंने सिंधु कहना शुरू कर दिया। इन्हें फारसी स्रोत के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को, अच्छा, जो प्राचीन फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडी के नाम से कहना शुरू कर दिया, हिंदू से हा अक्षर को हटा दिया। तो सबसे पहला ये यहाँ पे देखो, टाइमलाइन हम थोड़ी सी ऊपर कर दें, जरा रुकना एक सेकेंड। ये टाइमलाइन हमने ऊपर कर दी है दोनों। इसमें देखो जरा, सबसे पहले सिंधु कह रहा है, उसके बाद सिंधु से हिंदू बन गए, और उसके बाद इंडोइक या इंडिके बन गए। फिर इसमें क्या किया, सिंधु, हिंदू, इंदू और यिंदू, ये कुछ अलग अलग उच्चारण है। अब जैसे एक बात समझो, किसी विदेशी से अभी भी भारत का उच्चारण करवाओ तो इंडिया को हो सकता है कि इंडिया, भारत, है ना। जो भी विदेश का लोग होगा भारत को कैसे बोलेगा, भारत। कुछ ना कुछ उसके उच्चारण करने में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, हम लोगों की तरीके से नहीं कह पाएगा। तो वही उनके साथ हुआ यार, है ना, वही सारी घटनाएं उनके साथ हुई। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया, ये संविधान की एक प्रति इन्होंने दी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये संविधान से लिया हुआ भाग है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, दिखा अब दिखाए, एक बार और जूम कर देता हूं, अब बोलो जरा, दिख रहा होगा ना। ये इन्होंने संविधान से लिया है यार, संविधान का भाग 1 है ना, दिख रहा होगा, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा जूम कर दें कहो तो, एक बार जूम कर दें इसको। अब ये देखो जरा इधर ध्यान से, मैं जहां पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, यहाँ पे लिखा है ना भारत अर्थात इंडिया। तो यही बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या रखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ से ये लिखा गया है, ठीक है, वहीं से ये लेके आए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य एक फैक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। जुआन जेंग चीनी नाम है। पूर्व में इसे वैन सांग उच्चारित किया जाता था, जुआन जेंग। हाँ, वैन सांग भारत आए थे। 7वीं शताब्दी में चीन से भारतीय यात्रा की थी इन्होंने। भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथ एकत्रित किए। 17 वर्षों तक बाद भारत से लौटे थे। वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया था जो वह अपने साथ ले गए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वान भी भारत के भ्रमण पर आए थे। जी हाँ, ये वैन सांग या जुआन जेंग एक ही नाम है इनका, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर इतिहास आप आगे पढ़ेंगे तो इनसे वास्ता होगा आपका। एक अन्य चीनी यात्री तियंजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इन शब्द का स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझाया जा सकता है। यह बात चीनी बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान है। ठीक है, भारत संभवतः हाल के परिभाषित शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इससे हम थोड़े से ऊपर का रिवीजन कर लें एक बार। अभी तक हमने देख लिया कि भारत का जो नाम है, भारत कैसे पड़ा, तो हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया था, जो एक वैदिक लोगों का समूह है उसको भरत कह रहे थे। फिर भरत एक राजा भी हुए हैं और राम जी के भैया भी भरत हुए हैं, तो ये 4 लोग सामने आते हैं। उसके बाद जो हिंदू या हिंदुस्तान है, जो उसका शब्द समझ लीजिए अब थोड़ा सा। तो हिंदू नाम पता चल गया कैसे दिया गया था, सिंधु नदी से संबंधित आधार पर था। तो आज हम संभवतः हिंदुस्तान से तो सभी लोग परिचित हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यह शब्द आज से 18 वर्षों पूर्व एक फारसी शिलालेख में प्राप्त हुआ था। तो आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक फारसी शिलालेख में प्राप्त हुआ था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो भारत पर आक्रमणकारी आए, सभी जानते हैं कौन कौन आए, उन्होंने ही भैया ये सब करना शुरू कर दिया यार। आगे बढ़ने से पहले ये रिवीजन है, ये चैप्टर फिनिश हो गया यार बहुत जल्दी।
रिवीजन है ये आपका पहला पॉइंट। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट, भारत प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप, भारत, ये नाम नोट कर लीजिए, जम्बूद्वीप, भारत सम्मिलित हैं। बाद के समय में से भारत शब्द से अधिक प्रचलित हो गया। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम अब यूज हो रहा है, भारत। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया है। इसमें हिंदू, इंडोई या इंडिया जैसे नाम प्रचलित हैं। इंडिया आप कहें तो एक तरीके से यूरोपीय लोगों ने दिया है, या कह सकते हैं अंग्रेजों ने दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रियाकलाप अध्याय में ये सही गलत की पहचान करिए, ये कर लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। जी नहीं, गलत है ये आपका। क्यों गलत है सर? सबका किया नहीं गया? कुछ नहीं किया गया, केवल ये ऊपर वाला जो इधर देखें, भारत का पंजाब वगैरह से लेकर और पूरा इधर पाकिस्तान को समाहित कर लीजिए, मतलब मध्य भारत से लेके ऊपर पश्चिमी भारत का किया है, केवल सिंधु नदी क्षेत्र का, सैंधव प्रदेश का, सप्त सैंधव का, पूरे भारत का प्रयोग नहीं है। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है, विष्णु महापुराण में। हाँ, इसमें कह सकते हैं क्योंकि इसमें भारत वर्ष का यूज किया गया है। सही है ये। अशोक के समय जम्बू द्वीप आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक सम्मिलित था। बिल्कुल सही है। महाभारत में कश्मीर, कच्छ, केरल समेत कई क्षेत्रों की सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में मिलता है। ये भैया गलत है, यूनानी नहीं, ईरानी है ना। इसके बाद आ जाओ प्राचीन फारसी, और ये 2000 सन भी नहीं होगी, ये भी गलत है। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। गलत है भैया, पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया है। इंडिया को भारत नाम नहीं, ये गलत है। ठीक है, यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता तो आपका देश का नाम क्या होता यार? ये सारे आपके आधारित प्रश्न हैं, इन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। तो भैया ये चैप्टर हो गया है इस तरीके से आपका ख़त्म। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार अगर आप चाहें तो इसका रिवीजन ज़रूर कर लें, या हो सके तो क्लास को ही भैया दोबारा देख लें, है ना। जैसा भी आपको उचित लगे, जो भी करना चाहें वो कर लें। ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसा कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगली वीडियो को हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6वां वाला। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, और थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं अगली क्लास को लेकर। जय श्री हरि सभी को।